नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में सामाजिक न्याय और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोगों में एक बहस है। और साथ ही साथ इस राष्ट्र में भी एक सवाल है जो राजनीतिक रूप से है कि देश को मुलायम क्या दे गए। मुलायम सिंह यादव उस समय नेता बने जब सवर्णवाद जिसे कहते हैं वह अपने चरम पर था और जातीय राजनीति का मतलब सिर्फ सवर्ण होता था। लेकिन उन्हीं के समय में ऐसा हुआ जबकि पिछड़ी जाति की राजनीति और पिछड़ा समाज और दलितों का समाज राजनीति के शीर्ष तक पहुंचा। तो ऐसे में मुलायम सिंह के पूरे समय को उनके लोग कैसे देखते हैं, उनके साथ जुड़े लोग कैसे देखते हैं, उन पर अध्ययन अध्यापन और उनको एक हद तक फॉलो करने वाले लोग कैसे देखते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएं। डॉक्टर लक्ष्मण हैं हमारे साथ, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं और वह लगातार सामाजिक न्याय के मसलों पर बोलते और लिखते हैं। उसके साथ साथ राजीव यादव हैं, उत्तर प्रदेश में रिहाई मंच के जरिए सक्रिय रहते हैं और वह सामाजिक न्याय के आंदोलनों के साथ बहुत ताकतपूर्वक जुड़े हैं। उसके साथ हमारे साथ नित्यानंद त्रिपाठी हैं और वह छात्र राजनीति से जुड़े रहे और अभी समाजवादी पार्टी में नेता हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। लक्ष्मण, बातचीत आपसे शुरू करते हैं कि वही एक लाइन का सवाल कि मुलायम देश को क्या दे गए। शुक्रिया अजय जी और जी जनद्वार का। निश्चित रूप से सबसे पहले तो नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों को नमन। और किसी भी सार्वजनिक जीवन में रहे हुए शख्स का जितना महत्व उसके होने पर परिवार होता है, जी होता है, उससे बाद भी, उसके जाने के बाद भी अगर उसको मौका मिला कि वो कोई नीतिगत फैसला ले सके, एक बड़े दायरे में अपनी राजनीति को शेप आकार दे सके, तो उसका मूल्यांकन उसके जाने के बाद भी होता है। फिलहाल आपके सवाल को अगर सुलझाने की कोशिश करें, और ये बहुत वेग सा सवाल है, विस्तृत सवाल है कि क्या दे गए मुलायम। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह एक विरासत दे गए हैं, जिस विरासत में मुलायम सिंह ने तमाम तरह की सियासी काम करते हुए अपना एक मुकाम हासिल किया। और मुलायम सिंह यादव का मुकाम का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। और राजनीति की जिन सीमाओं के भीतर होती रहती है, उन सीमाओं के भीतर मूल्यांकन मुलायम सिंह यादव का भी होगा, किसका साथ कब लेना है, कब किसका साथ छोड़ना है। लेकिन होता ये है कि आप और ये सब करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे ना कि आप राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति के शिकार होंगे। तो मुलायम सिंह यादव ने एक विरासत समाजवादी पार्टी को सौंपी है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने विचारों पर अडिग रहते हुए अपने कहीं कुछ बेहतर काम किया जाए। और एक दिलेरी सौंपी है मुलायम सिंह यादव ने कि सांप्रदायिकता के सामने कैसे एक एक ऐसा फैसला लिया जाए जो अपने राजनीतिक शुरुआत में मुश्किल है, ऐसा फैसला लेना। मुलायम सिंह यादव ने तमाम वंचितों, शोषितों, किसानों की एक जिम्मेदारी सौंपी है समाजवादी पार्टी के ऊपर। और एक एक जो गलतियां हुई या जो जो काम मुलायम सिंह यादव आज होते जो शायद और दूसरे ढंग से उस काम को कर रहे होते, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन या तमाम तरह के और सवाल जो दलित तबके को ओबीसी तबके से जोड़ते, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक जिम्मेदारी सौंप गए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक उम्मीद, एक यादें छोड़ गए हैं। और देश की राजनीति में जो अकादमिक लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन सब के सामने मुलायम सिंह समाजवादी आंदोलनों के आजाद भारत के किताब में एक ऐसा अध्याय लिखकर छोड़ गए हैं जिसे बार बार पढ़ा जाएगा, उनकी गलतियों से सीख लिया जाएगा, जो काम वो नहीं कर पाए, जो अधूरा कर पाए, उन्हें छोड़ा जाएगा। मसलन इन दोनों जातियों का, सपा वर्सेस बसपा का जो राजनीतिक जीवन रहा उत्तर प्रदेश में सियासत का 20 साल का, 20-25 साल का, जी आज अगर हो तो वो दूसरे ढंग से शेप लेगा। मुलायम सिंह को एक जिम्मेदारी सौंप गए। सांप्रदायिकता इतने उफान पर है, सब कुछ एकदम तहस नहस किया जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। जिस समाजवाद में गरीब अमीर की बात करते थे मुलायम सिंह, वो गरीब अमीर की खाई इतनी बढ़ा दी गई कि कोई दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति हो और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हो। मुलायम सिंह वो जिम्मेदारी सौंप गए कि आप इनके खाई को कैसे भरेंगे। किसानों की किसानी बर्बाद हो रही, नौजवानों का
रोजगार बर्बाद हो रहा है। और किसानों और नौजवानों का स्लोगन देने वाले मुलायम सिंह, रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। ये इस तरह का स्लोगन, इस तरह का समाजवादी विचार, संघर्ष की एक विरासत सौंप गए हैं। अगर आने वाले वक्त में लोग अगर भारत के संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके समाजवादी मूल्य, सांप्रदायिक सौहार्द, गरीब कमजोर मजलूम की बात, और जो नहीं कर पाए मुलायम सिंह, दलितों पिछड़ों को एक साथ जोड़ने का वो काम जी अगर और बेहतर से हो पाए, तो मुझे लगता है मुलायम सिंह सारा काम कर सकते हैं उस तरह से उनका मूल्यांकन। बिल्कुल ठीक बात है। जब अभी लक्ष्मण एक बात रख रहे थे नित्यानंद, तो उस बात में शामिल था कि कैसे जो विरासत छोड़ गए हैं मुलायम सिंह यादव, ज्यादातर उन्होंने लक्ष्मण ने जिम्मेदारियां गिनाई हैं जो कि शेष रह गई। और उन जिम्मेदारियों के साथ जब पार्टी आपकी काम कर रही है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, काम करते रहे हैं, कार्यकारिणी में है प्रदेश की, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब उनके जाने के बाद पार्टी में किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या उम्मीदें बन रही हैं, और क्या जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं लक्ष्मण की सपा और बसपा का एक नया तालमेल, या जिसको बहुजन कहते हैं एक्चुअल, क्या वैसा कुछ बातचीत में सुनने को मिल रहा? देखिए, हम डॉक्टर साहब ने जितनी बातें कही हैं वो जी पूरा उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। डॉक्टर साहब निश्चित तौर पर जिस समाजवाद की और मुलायम सिंह की जितनी जिम्मेदारियों की 6 दशकों की ये जो लंबी पारी राजनीति में माननीय नेताजी ने अपना खेला है, तो जी अगर हम ऐसे देखते हैं तो वो कभी भी दलितों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं इस देश में, और खास करके महिलाओं के पक्ष में नेताजी सदैव से हमेशा से कड़े मिले हैं। जैसा हम लोगों ने महसूस किया है, नेताजी का जो जो व्यक्तित्व था वो इतना बड़ा था कि उस व्यक्तित्व के सामने जब भी देश काल में राजनीतिक संकट पैदा होते थे, उस संकट से उबारने के लिए नेताजी के पास हमेशा एक कोई ना कोई तर्क और कोई ना कोई जरूर उनके पास कुछ इस तरह का होता रहता था कि जिससे वो लगातार इस पार्टी को बचाए रखे और इस पार्टी को बना करके और यहाँ तक ले आए। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेताजी के जितने भी आंदोलन देख लीजिए, नेताजी जब शुरू करते हैं तो 68 में वो पहली बार विधानसभा में जाते हैं। एक आप महसूस करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए जिस ऊर्जा के साथ माननीय नेताजी एक विधायक से और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचने का जो लंबा सफर उन्होंने तय किया, और उस लंबा सफर में वो किसी को छोड़े नहीं, और पिछड़े बात कसके गाठ पिछड़े पावे आपकी बाधो संसोपा ने बांधी गाठ पिछड़े पावे 100 में 60 के नारों को किस तरह से परिलक्षित किया जब देश 90 के दशक में बीपी सिंह अपना वो कमंडल मंडल लेकर के आए, और उसके अगेंस्ट में सीधे सीधे अटल ये लाल कृष्ण आडवाणी अपना मंडल लेकर के निकल पड़े, और देश भर में जो एक धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किए कि किसी तरह से ये पिछड़ों के हक को रोक लिया जाए, और इस ये जो मंडल है ये मंडल लागू न होने पाए, और इसको कैसे हम लोग इस नेताजी के मंसूबे को खत्म करें। लेकिन नेताजी उसके बाद जैसे ये इनका कमंडल खत्म होता है, फिर नेताजी सीधे सीधे उस दौर में कोई राम नाम के अलावा उसके पास पूरे भारत में एक तरह से आडवाणी की रथ यात्रा के बाद एक लहर चल पड़ी। लेकिन जब वही चुनाव होता है 90 91 89 में, तो 89 में माननीय नेताजी ने महसूस किया कि कैसे हम कांसी राम से बात करके, और फिर उन्होंने चलिए कांसी राम वाले प्रश्न को लेके चलते हैं। क्या कहते हैं, राजीव हमारे साथ हैं। राजीव के पास, राजीव भी आजकल सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और वह लगातार
आजकल कांसी राम और मुलायम सिंह यादव दोनों परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब नेताजी नहीं है, यानी मुलायम सिंह यादव नहीं है राजीव, तो अब पहले भी परिवार के उतने नहीं थे, लेकिन काफी परिवार के जुड़े हुए थे, लेकिन अब जब वह नहीं है तो जाहिर तौर पर वह सबके नेता हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप जैसे युवाओं को जो कि आंदोलनों में हैं, राजनीति में हैं, सक्रिय तौर पर लगे हुए हैं, आप लोगों को अगर दृष्टि से बात करें तो क्या दे गए मुलायम सिंह यादव आप लोगों के, जो युवा हैं उनकी राजनीति? शुक्रिया अजय भाई। सबसे पहले तो यही है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इन्हीं नारों के साथ हम लोगों की जो है राजनीतिक पैदाइश हुई जो है, चाहे उसका जातिगत कारण भी हो सकता है, लेकिन उस दौर को हम अगर याद करें तो जो पूरा जो उभार था, जो जुझारूपना था, और साथ में जैसे कांशी राम जी की बात हुई, निश्चित रूप से इस बात को हम काशी राम, डॉक्टर फरीदी, ललई सिंह यादव पेरिया, रामस्वरूप वर्मा, कहते हैं कुशवाहा जी, उनके बगैर मुलायम सिंह को देखना एक अधूरा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि काशी राम जी ने कहा कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकर सब DS4 है। तो एक जो नैरेटिव बना, 85% का नैरेटिव बना, और जिसके दम पे जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति स्टैंड किया, उसका एक नैरेटिव DS4 BS4 होते हुए आ रहा था। दूसरी तरफ ललई सिंह यादव पेरियार ने जो एक भूमिका लिया, जो और रामस्वरूप वर्मा ने लिया, फिर बिहार के लेनिन जो है कुशवाहा जी ने जो लिया और उनकी शहादत तक हुई जो है, तो उसका जो नैरेटिव था वो एक 85% को जोड़ रहा था। और वो एक दौर आया जब चौधरी चरण सिंह, जिनकी किसानों से एक बेहतर लगाव रहा, आज भी उनको किसान नेता के रूप में ही आम जनता के रूप में जानते हैं, जब उनके बाद मुलायम सिंह जी आए तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा तबका था, किसान मजदूर 85% का तबका था, उसने एक मुलायम सिंह को क्रिएट किया जो है। और इसमें साफ तौर पर है, एक बात लोग भूल जाते हैं और कई बार कहते हैं कि कांशी राम जी ने मुलायम सिंह से मुलाकात की और मुलायम सिंह से उन्होंने पार्टी बनाने के लिए कहा जो है। इसके पहले मुलायम सिंह जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी और तमाम दलों में के साथ उनका रहा जो है। तो निश्चित तौर पर इस बात को जो हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिकता की बयार जो उत्तर प्रदेश में जो तोड़ी, और जिसमें 92 में जो नारा लगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और उसके पहले उसके पैरेलल जो है विरोधियों ने नारा लगाया कि लोहा कटे लोहारे से, सोना कटे सोनारे से, जब मुलायम हार मिलाए काशी राम समथिंग समथिंग। तो पूरा का पूरा जो नैरेटिव था उसने एक लामबंद कर दिया, और इसी लामबंदी ने इसे और खड़ा किया। और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का जुझारूपना था और कांशी राम जी की का मिशन था, इसका ये पूरा था। लेकिन एक बात इसमें साफ तौर पे मैं कहूंगा कि ये जो पूरा नैरेटिव था ये एक दशक भी नहीं चल पाया, और एक दशक नहीं चल पाया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि जो पूरा जो मंडल कमीशन की जो राजनीति थी, और साफ तौर पर मैं कहूं कि इस देश में आज जो सांप्रदायिकता का जो बोलबाला है, साफ तौर पर आज कांग्रेस कह रही है कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए हमारे साथ आ जाइए। आप याद करिए कि जब बीपी सिंह सदन में खड़े थे और लालू यादव ने जो है बिहार में समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोका था, जिसके बाद भाजपा ने समर्थन वापसी की जो है, उस समय जो है लोग वो फोर्स वाले चाहे तमाम लोगों की जो गलतियां थी, वहीं पर सांप्रदायिकता के सामने पहली बार संसदीय तौर पर अपने घुटने टेक दिए। तो मामला इस बात को मुझे लगता है कि जिस तरह से आज के दौर में, जैसे आपने कहा कि नेताजी अब किसी परिवार के नहीं हैं, अब वो समाज के हैं, ठीक उसी तरह मान्यवर कांशी राम जी, आज जरूरत इस बात की है कि दोनों की लेगेसी को जोड़ते हुए हम कैसे बिरसा अंबेडकर फुले की जो पूरी विरासत है, क्योंकि जो सामाजिक न्याय का सवाल था, उस सवाल एक स्तर पर जाते जाते 2000 आते आते वो लगभग कमजोर पड़ गया जो है। उसी ब्राह्मणवाद मनुवाद के सामने उसने घुटने टेक दिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा था वो गायब हो गया, जो नेतृत्व था वो पीछे चला गया, जो नौकरियों का सवाल था। मामला जब हुआ कि भाजपा ने समझ लिया था उसी समय
कि जब जब राजनाथ सिंह ने कोटे में कोटा वाला पूरा मामला लाया और लोग लड़ने लगे, ओबीसी के समाज के लोग लड़ने लगे, उसके पास छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का पैदाइश हुई, तो वही भाजपा ने समझ लिया था कि ये जो लोग अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। वहां तो सवाल ये था कि कोटे में कोटा से ज्यादा बात होनी चाहिए थी जातिगत जनगणना की, और उसमें ताकत थी बिहार और उत्तर प्रदेश में। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश ने अगर जातिगत जनगणना के सवाल पे आज स्टैंड किया होता, तो मंडल कमीशन जिसकी पैदाइश मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिसके पैदाइश रामविलास जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, तमाम जो लोग थे, और लोहिया का सपना जो है वो साकार होता। तो मुझे लगता है कि एक समग्रता में पूरी इस बात को देखना चाहिए, और साथ तौर पर भी इस बात को भी देखना चाहिए जो कारपोरेट का बढ़ता दबाव है। आप देख रहे हैं कि अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और गहलोत जी अडानी से मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अडानी जंगल काट रहे हैं। तो कारपोरेट, और ठीक वही था, सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, इसमें एक दौर में याद करिए कि सहारा, अमर सिंह का जो पूरा आना था, नोट के बदले वोट कांड था, तमाम चीजों ने जो पूरा मिशन था, उस मिशन से पूरा भटका दिया पूरा जो है। चलिए आपकी बात आगे करते हैं, थोड़ा राजीव लक्ष्मण के पास चलते हैं। और कई बातें आपने कही हैं, हालांकि लक्ष्मण जब शुरू में बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और वो कहा कि चुनावी दायरों की सीमाओं के बीच। तो लक्ष्मण जब आप बोल रहे थे तो क्या आपका भी मतलब यही था जो अभी राजीव गिना रहे हैं, कारपोरेट के वरदहस्त हो जाना, उसके नीचे चला जाना, राजनीतिक विचारधारा और विचार का उसमें समाहित हो जाना? लेकिन प्रश्न यही है कि मुलायम सिंह यादव या उनकी परंपरा अगर इससे प्रभावित हुई तो वहीं पलटकर भारतीय जनता पार्टी तमाम कारपोरेट को अपने साथ रखने के बावजूद अपनी विचारधारा से कमजोर क्यों नहीं होती? क्या यह विचारधारा का ग्लिच है या फिर कुछ और बात है? नहीं अजय जी, मामला ये है कि एक साथ 2000 के बाद भारतीय राजनीति और खासकर उत्तर भारत के संदर्भ में बात करें जी, तो इस पर कई तरह से हमले हुए, एक तरफा हमला नहीं था। 90 के दौर में एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीतिक लड़ाई मजबूत हो गई, दूसरी तरफ वही दौर है जब नव उदारवादी नीतियां लागू हो गई, और तीसरी तरफ इन सब के बीच से सांप्रदायिकता के सियासी प्रायोजित कार्यक्रम लॉन्च हो गए। तो एक तरफ से मैं तीनों को एक साथ जब देख रहा हूं और उसका प्रतिफल 20 साल बाद हमें नजर आ रहा है। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को कुछ जातियों में, जैसे कुल्हाड़ी जंगल के काटने के काम आती है ना, तो जंगल की लकड़ियों को ये समझाया जाए कि कुल्हाड़ी में मूठ तुम्हारी बच की है, तुम्हारी लकड़ी है, तो देखो तुम्हारी जाति का हमने नेता दे दिया। बीजेपी पूरी तरह से सामाजिक न्याय कर रही है जातियों का वोट लेने के लिए। दलित राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, फिर इनको मंत्री, इनको प्रधानमंत्री, इनको मुख्यमंत्री, सबकी जातियां बताती है, टिकट देती है जाति के नाम पर। तो वो राजनीति 30 साल में यहां तक पहुंची कि बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है और विनाश करने के लिए कर रही है, वो कोई विकास के लिए नहीं कर रही। दूसरी तरफ बीजेपी ने सांप्रदायिकता के जहर को इस कदर फैला दिया है कि अब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल को हर जगह जाके दंगे करने, लिंचिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने सारे लोग, रोबोट और वो तैयार कर दिए हैं जो जब होता है तब किसी मस्जिद पर हमला करने, गाली देने, और ट्विटर से लेकर के गांव के चौराहे ये हो रहा है। सांप्रदायिकता ने ये कर दिया है, गांव गांव नफरत फैला दी है। और तीसरी तरफ पूंजी ने सब कुछ को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक बात है कि मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, और ये दिक्कत केवल समाजवादी पार्टी नहीं, क्षेत्रीय दलों की राजनीति के सामने ये सबसे बड़ा संकट है पूंजी। और इस पूंजी को सृजित कैसे करें, वह पार्टी चलाने के लिए फंड कैसे आए, कैसे पूरे कार्यकर्ताओं को चलाएं, और चुनाव महंगे कर दिए। पहले मुझे याद है मुलायम सिंह यादव मेटाडोर पर क्रांति रैली, क्रांति यात्रा निकाले थे और गांव गांव मेटाडोर पे घूमे और छोटी छोटी रैलियां करते थे। ये पुराने जितने नेता हैं सब छोटी छोटी है। अब तो भाई एक रैली में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो एलईडी स्क्रीन से लेकर के लाइव टेलीकास्ट से लेकर के जाने कितने थे। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो इससे टक्कर कैसे लेंगे? पूरी मीडिया घरानों को खरीद लिया गया, अखबार उनके गुलाम हो गए। इन सब से अब लड़ना है,
तो एक अल्टरनेट जो पूंजी ने कनेक्ट करने का अल्टरनेट पॉलिटिक्स में बदल दिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे विजिबल नहीं है तो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको निगेटिव बना रहा है, विलेन बना रहा है। सोशल मीडिया आपके पास है नहीं, रिसोर्स आपके पास है नहीं, फिर राजनीति कैसे करें? लेकिन ये चुनौतियां हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने ये कोशिश की, ठीक है, उससे उसका विश्लेषण और होता रहेगा। मैं एक तो और इशारों पर बात कर रहा था कि जी। वो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1995 में जो काम किया तोड़ने वाले लोगों ने, सपा और बसपा को ऐसा लड़ाया, ऐसा तोड़ा। और ध्यान जी। रखिए अजय जी, वो गठबंधन कोई ऐसा नहीं था कि पहले समाज में हो गया था तब सब मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसा नहीं हुआ था। उस समय की राजनीति ने इन दोनों खेमों के नेताओं को इतनी दूरदर्शिता सौंप दी थी कि वो मिल करके मस्जिद के आतताई हमले, और जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो आपराधिक कृत्य था, यानी मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, सही किया था। ये तो कहना चाहिए। इस देश में पता नहीं कब वो दौर आएगा जब इस तरह के क्रेडिट भी दी जाएगी। तो जी। इसका मतलब वो पॉलिटिकल डिसीजन था, उसे अब जनता के बीच ले जाना था, यानी दलित पिछड़ों में एक एका बनानी थी। लेकिन वो कैसे तोड़ी गई, और उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों, फासिस्ट ताकतों के द्वारा तोड़ी गई। और उससे 20 साल में कुछ निर्णय ऐसे भी हुए जो शायद सपा ने बसपा की प्रतिक्रिया में और बसपा ने सपा की प्रतिक्रिया में किया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करनी थी। मैं उन जगहों पर भी इशारा कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान में अगर राजनीति जब होगी तो उन समाजवादी मूल्यों पर हो जो अंबेडकरवाद के साथ मिलकर के एक बड़ी वंचितों शोषितों 90% लोगों की बात करें, अतीत की गलतियों से सीख ले और जनता के बीच चले संघर्ष करने समाजवाद का और अंबेडकरवाद का। वहीं से पूंजी भी आएगी, वहीं से लोकप्रियता भी आएगी, वहीं से भरोसा भी आएगा, और जनता के बीच से अपने आप एक एका बनेगी, और वही एका पूंजी के सामने समाजवाद को जिताएगी, सांप्रदायिकता के सामने सामाजिक न्याय को जिताएगी, और मनुवादी, फासिस्ट, ब्राह्मणवादी ताकतों के सामने भारत के संविधान और मंडल को जिताएगी। तो मैं इस विस्तृत दायरे में इस पूरे पहलू को देखता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। नित्यानंद, इसकी एक छोटी सी टिप्पणी करिएगा। आपकी यह चूंकि प्रोफेसर हैं, विश्लेषण है, आपको क्या लगता है कि अंबेडकरवाद और समाजवाद धरातल पर क्या एक होता कहीं दिखता है? आखिरी टिप्पणी हम राजीव से लेंगे, छोटी सी टिप्पणी करिएगा, समय जी। देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है, समाज जो निचले पायदान पे है, इसमें अगर ईमानदारी से कहा जाए तो एका उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। बाकी प्रांतों की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा खाई हो गया है कि यहाँ इस खाई को भर पाना, और आपने कहा कि कारपोरेट उनके साथ खड़ा है, जनता आएगी, जनता निकल करके जनता पैसे फाइनेंस करेगी और समाजवादी ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। अब ये एक सपना सा दिखने लगा है। कारण इसका ये हो गया है कि जितना तेजी से भौतिकवाद बढ़ा है, पूंजी ने जितना राजनीति में अपना पांव पसार दिया है। इसके पहले सोशल मीडिया नहीं थे, अब तो करोड़ों करोड़ रुपए का ये सोशल मीडिया और तमाम चैनलों को लोग दे करके और अपना विज्ञापन कर रहे हैं। जो जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता होता था, जिसको मुलायम सिंह जी लेकर के मेटाडोर पे दौड़ते थे, उस दौर में वो नेता कौन होते थे? उनके पास आर्थिक सहारा क्या होता था? वो जनता के भरोसे रहते थे, जनता के पास जाते थे, जनता उनको खिलाती थी, जनता उनको सुलाती थी, जनता उनके सभी चीजों का, हर चीजों का ख्याल रखती थी, और वही नेता फिर जनता के लिए सोचता था। अब माहौल दूसरे तरह का हो गया है। अब माहौल वैसा हमको चलिए, दिख नहीं रहा। एक छोटी सीमा है समय की, एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं कि जब जी उसमें जोड़ दूं कि हाँ। नित्यानंद जी गलत समझ गए। पहले मैं यही समझा रहा था कि अब तो सब कुछ पूंजी तय कर रही है, तो बिना पूंजी के तो देखिए कुछ हो नहीं रहा, तो मैं उसको सकारात्मक कह रहा हूँ। जी जी। हाँ, नहीं, ठीक अब बात। आखिरी टिप्पणी राजीव, ये सिर्फ इतना टिप्पणी हम चाहेंगे करें आप दर्शकों पाठकों के लिए कि आप कहां से वो उम्मीद देखते हैं जिसमें कि कांसीराम और समाजवादी पार्टी को या समाजवादी मूल्यों को एक जैसी स्थिति में सोचते हैं? वो क्या उम्मीद है? आप युवा हैं, चूंकि संघर्ष में है।
देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये जो पूरा एक नैरेटिव आ गया है कि मीडिया को खरीद लिया गया, तमाम चीजें। 2012 का इलेक्शन देखिएगा, 2012 के इलेक्शन में कहा जा रहा था कि बीजेपी जीत रही है और बसपा जीत करके आई, क्योंकि बसपा कभी मीडिया पर भरोसा कभी करती नहीं थी, कैडर पर भरोसा, और वही कैडर ही जान होता था जो है। और वही कैडर का ही मैं जो बात कह रहा था कि जो कांशीराम और मुलायम सिंह जहां पर मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जो बीजेपी जिस तरह से उसको तोड़ती है, और तोड़ने के बाद जो 85% जो मजबूती थी, और जिसको था कि नहीं हम तो अब कुछ भी कर ले, हम तो अब जुड़े रहेंगे, उसी 85% के नेताओं को जो है बीजेपी ने तोड़ दिया। वो जहां पर वो ओम प्रकाश राजभर से लेकर सोनेलाल पटेल से लेकर तमाम लोग को मिशन से जोड़ा था कांशीराम जी ने। लेकिन वो लोग जो भागीदारी का सवाल था, वो सत्ता की भागीदारी का सवाल था, लेकिन बीजेपी ने लूट की भागीदारी में उसको बदल दिया। और आज कह तो रहे हैं ये लोग कि भाई पैसा इतना ज्यादा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। जी नहीं, मैं नहीं, देखिए पैसा नहीं, पैसे का जो मामला है ना, मैं कह रहा हूं कि आज भी अगर हमारा कैडर मजबूत है और विचार मजबूत है तो इसके बल पे हम लड़ लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 2012 का इलेक्शन याद करिएगा, आप वरिष्ठ हमसे हैं, उसमें पूरी मीडिया बीजेपी को जिता रही थी, बीएसपी के पास कोई भी मीडिया सेल नहीं था, लेकिन बीएसपी जीत कर आ गई जो है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जरूरत इस बात को है कि कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव ने जो लेगेसी दिया, निश्चित तौर पर ललई सिंह यादव, पेरियार या अंबेडकर साहब या तमाम लोगों का हम जो सम्मान करते हैं, लेकिन जो विचार को जो वोट की राजनीति में तब्दील करने का जो आकर्षण था, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। या मान्यवर कांशीराम जो दलितों को, ओबीसी को बूथ तक पहुंचाया, जिसने सिर्फ विचार नहीं बूथ तक पहुंचाया, आज जरूरत है कि उस जो पूरी जो राजनीति है, अगर हम उसको कैडराइज करते हुए और इन दोनों का जो मिलन था, जो दलितों और ओबीसी का जो पूरा गठजोड़ था, उसको जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक जात की सरकार आने के बाद एक जात को खतरा हो जाता था कि अब वो मेरा सर फोड़ेंगे, और दूसरी जात को खतरा हो जाता था कि अब मेरे ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगेगा। तो हमको जरूरत है कि दलित ओबीसी नेताओं को कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हों, वहां पर खुलकर जो भी उत्पीड़ित है, यहाँ पर मैं रामविलास जी की मैं को कोट करना चाहूंगा। उनका कहना था कि अगर महिला का उत्पीड़न होगा तो मैं महिला के साथ खड़ा होऊंगा, अगर दलित का उत्पीड़न होगा तो मैं दलित के साथ खड़ा होऊंगा। मतलब सबसे ज्यादा जो कमजोर होगा उसके साथ खड़े होने की लेगेसी समाजवाद और बहुजन के तमाम जो वंचित तबके के तमाम नेताओं को करनी पड़ेगी। यहीं से एक नई उभार होगा, यही राजनीतिक जो संकल्पना है, यही बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। क्योंकि आप और हम समझ लें कि अब हम कारपोरेट को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैडर पॉलिटिक्स से ही संभव हो सकता है। जन ज्वार जनता की